हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RMPCS पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग दृष्टि NCERT यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का 9वां टॉपिक है। इससे पहले का सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा 9वां टॉपिक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। क्वेश्चन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में सम्मिलित है? आंसर है, देखिए, हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग किया गया, यह सही है। धान की रोपाई की गई, ठीक है। सिंचाई के उपाय भी किए गए, यानी 1, 2, 3 सभी सही है। आंसर है 1, 2, 3। व्याख्या को देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग और धान की रोपाई कुछ नए तरीके थे जो बहुत कारगर साबित हुए। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। बड़े भूस्वामी, सूची 1 में है ग्रामवासी और दूसरा में है सूची 2 में नाम है उसका। बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? इसे बेलाल कहते थे। फिर है हलवाहे, हलवाहे को क्या कहते थे? तो उनवार कहते थे। और भूमिहीन मजदूर या दास को क्या बोला जाता था? तो उसको कैडिसियार या अधिमई कहा जाता था। फिर है प्रधान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्याख्या को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को बेलाल, साधारण हलवाहों को उनवार, भूमिहीन मजदूर और दास को कैडिसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? तो भोजक कहलाता था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें विचार करना है कौन से कथन सही है। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यह बिल्कुल सही है। गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसान को भूपति कहा जाता था, यह गलत है। व्याख्या को देखते हैं। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे, न कि भूपति। इनमें ज्यादातर छोटे किसान थे, अतः कथन 2 गलत है। इसके अतिरिक्त गांव में भूमिहीन व्यक्तियों में दास कर्मकार होते हुए थे। ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी थे।
फिर है संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी तमिल। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है, सही कथन को पढ़ते हैं। कथन नंबर 2 है, हिमालय की जड़ी बूटियों कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बोरीगाजा पतन का विवरण दिया गया है। बोरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। यह आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं है। यहाँ आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं है। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था। अन्य सभी जानकारियाँ सही है। यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीना कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है बी तमिल से। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। उनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इनमें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। नेक्स्ट है, भरूच बंदरगाह से होने वाला आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सही कथन को पहचानना है। तो सही कथन क्या है? हिमालय की जड़ी बूटियां कर्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। व्याख्या को देखते हैं। एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बोरीगाजा पतन का विवरण दिया गया और बोरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। यहाँ आयातित वस्तु में हाथी दांत शामिल नहीं है। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था। अन्य सभी जानकारियाँ सही है। यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक, किशोर और सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विषय उपहार लाते थे। विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सही कथन को बताना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहे। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृति को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अतः कथन एक गलत है। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी प्रचलन में था। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। ठीक है, मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम में पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? तो मथुरा।
लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्णा भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीली पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त होते हैं। क्या है ये? गलत है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। ये सही है। केवल दो। नगरीय पुरास्थल से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं। ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध केंद्र थे, जहाँ स्त्री एवं पुरुष दोनों काम करते थे। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। श्रेणी, कौन सा कथन सही है इसके बताना है, तो केवल दो हो जाएगा। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग थी। शिल्पकारों को श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना तथा, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा कर रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। अरिका मेडु नामक प्राचीन पतन निर्माण से किस देश में किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। अरिका मेडु पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडु एक पतन था, जहां ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है, जो संभवतः गोदाम रहा है। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिलते हैं, जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा हुआ है। यहाँ एरेटाइन और मुहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर का नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे गांव इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर के से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभ तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? आंसर है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल बाही ग्रंथ अभिलेख भी कहा जाता है।
दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु या रोमन नाम लिखित में से कौन सा है? पोडुका है। अरिकोमेडु का नाम रोमन नाम पोडुका था। अरिकामेडु बोरीगाजा, लिप्तनम और मुजरिम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पतन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमण का सही क्रम है? आंसर है हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए जिसमें हिंद यवन पहले तथा शक दूसरे थे। शकों के बाद हिंद पार्थियन व पल्लव और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ।